हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, जम के पढ़ाई कर रहे हो। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग को स्टार्ट किया था और हमने इस बात को समझा था कि हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है रिस्क को। कुछ जनरल फैक्टर्स थे, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसको डिस्कस किया था, याद होगा आपको। पहले तो हमने देखा था क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें रिस्क को एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। 3 रीजंस को हाईलाइट किया था: अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिटर्न एंड कैश फ्लो। Then after we have seen the internal external factors. इंटरनल फैक्टर कंपनी स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड होता है और एक्सटर्नल कंपनी टू एक्सटर्नल टू कंपनी होता है। इंटरनल में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक थे और एक्सटर्नल में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स थे लाइक इंडस्ट्री स्पेसिफिक, मार्केट, कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड इंटरनेशनल रिस्क। देन आफ्टर वी हैव स्टार्टेड विद द टेक्निक। टेक्निक में हमने कहा था कि हम कन्वेंशनल से शुरू करते हैं। हालांकि मैंने आपको कहा था ये बात कि कोई लॉजिक को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। लॉजिकली स्टैटिस्टिकल हमें पहले पढ़ना चाहिए और स्टडी मैथ में जो है वो प्रोसेस, वो सीक्वेंस बिल्कुल सही है, बट हमने इसको पहले कर लिया था, यूं ही कर लिया था, दैट्स ओके। इसमें हमारे पास 2 मेथड थे, RADR एंड CE, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। हमने सीखा था इस बात को कि जब मेरा कैश फ्लो सर्टेन होता है एंड कैश फ्लो सर्टेन हो सकता है, अनसर्टेन हो सकता है, और डिस्काउंटिंग रेट की जब हमने बात करी थी तो वो हो सकता है रिस्क फ्री हो, और रिस्क फ्री रेट से हम अनसर्टेन कैश फ्लो को डिस्काउंट नहीं कर सकते, तो हमने उसको कन्वर्ट किया था RADR में बाय एडिंग प्रीमियम इनटू रिस्क फ्री रेट। यहाँ से हमें RADR मिला था। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में हमने ये कहा था कि हमारे पास रिस्क फ्री रेट है, अनसर्टेन कैश फ्लो है, तो अनसर्टेन कैश फ्लो को हम इक्विवेलेंट सर्टेन कैश फ्लो में कन्वर्ट कर देते हैं और रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट कर देते हैं। तो ये 2 मेथड थे हमारे पास, RADR एंड CE। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट वी हैव सीन द फर्स्ट, राइट। सिंपल सा इसका प्रोसेस था हमारा और हमने एक फॉर्मूला मिला था हमें, RADR इज इक्वल टू RF प्लस RP, जहां RF क्या है, रिस्क फ्री रेट है, RP हमारा रिस्क प्रीमियम है। NPV निकलता है NCF डिवाइडेड बाय 1 प्लस K पावर T, और जो K है दैट इज बेसिकली व्हाट, RADR, राइट। तो एनपीवी का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, वो तो सेम रहेगा, डिस्काउंट रेट पे फर्क पड़ रहा है हमारा। तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। इसके बाद हमने इलस्ट्रेशन 7 देखा था इसमें, एंड मूव टू द नेक्स्ट वन, द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में हमने ये देखा था कि a certain cash flow we can find by multiplying certainty equivalent factor CE factor with uncertain cash flow। जो मेरा अनसर्टेन कैश फ्लो है उसको CE से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द इक्विवेलेंट सर्टेन कैश फ्लो, एंड फिर आप उसको डिस्काउंट कर सकते हैं एंड देन यू कैन फाइंड द एनपीवी। अल्टीमेटली हमें एनपीवी पे पहुंचना है। अल्फा इज द साइन वी यूज फॉर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, तो अल्फा इज इक्वल टू सर्टेन कैश फ्लो डिवाइडेड बाय अनसर्टेन कैश फ्लो, इससे हमें अल्फा मिल जाता है एंड फ्रॉम दैट वी कैन डू आवर कैलकुलेशन। रिस्क अगर हाई होगा तो CE फैक्टर लो होगा, PV भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। रेंज क्या था CE का, 0 to 1 का रेंज हमें CE का मिलता था। इसमें हमने इलस्ट्रेशन 8 किया था, राइट। और मैंने क्वेश्चन और एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, और मैंने आपको क्वेश्चन शीट भी प्रोवाइड किया था, डेफिनेटली आपने उसको देखा होगा। दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसको भी हमने कवर किया था। दिस मच वी हैव कवर्ड इन आवर लास्ट क्लास। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अब हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पे, है ना। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, रिस्क मेजर करने के लिए हमारे पास क्या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है। नाउ दैट व्हाट वी हैव टू सी। तो हेडिंग क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में हमारे पास चार्ट ऑलरेडी है। जो पहला मेथड हम देखने जा रहे हैं, जो पहला टेक्निक वी आर गोइंग टू सी इज द प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट टेक्निक वी आर गोइंग टू सी इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, बहुत आसान है, बहुत इजी है। इससे पहले कि हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करनी शुरू करें, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का क्या मतलब है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में हम प्रोबेबिलिटी का ही इस्तेमाल करते हैं, स्टैट का यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी, देन फॉर मेजरमेंट ऑफ रिस्क वी टॉक अबाउट वेरिएंस, वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन।
So these are the techniques what we are going to cover under the statistical technique. So statistical techniques के बारे में what we can say that it involves use of probability, use of probabilities to determine expected net cash flow. So basically जब हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का लेट से हम यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कैन बी यूज टू डिटरमिन द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो या एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, या इसी को आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो भी कह सकते हो. सो EVCF, ENCF, ECF इस तरह से लिखा हो तो सेम चीज है. सो हाउ वी कैन डू दैट? तो बड़ा सिंपल सा इसका तरीका हो सकता है दैट वी हैव टू सी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी से हम क्या करते हैं, कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी विल सी दैट. अभी फिलहाल इस स्टेटमेंट पे गौर करो कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमिन ENCF, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो को डिटरमिन करने के लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी हैव टू सी द प्रोबेबिलिटी. व्हाट डज इट मीन बाय प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप जानते हो प्रोबेबिलिटी को, बिल्कुल फंडामेंटल पे जाने की मुझे जरूरत नहीं है. आप जानते हैं ना प्रोबेबिलिटी क्या है? मेजरमेंट है चांसेस का, कि कोई भी अगर इफ समथिंग इज टू अकर तो उसके चांसेस ऑफ अकरेंस क्या है, उसी चांसेस ऑफ अकरेंस को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं, राइट? जैसे हमने कहा अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन हैज ओनली टू साइड्स, हेड्स एंड टेल्स. तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो दोनों ही सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप कहते हो सर 50% की प्रोबेबिलिटी है, 50% में हेड आ सकता है, 50% चांसेस हैं कि टेल आ सकता है. सो दैट व्हाट द प्रोबेबिलिटी इज. सो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट इज अ मेजर. प्रोबेबिलिटी इज नथिंग but is a measure of chances that it's a measure of chances that an event will occur, कोई इवेंट अकर होगा, कोई इवेंट हैपन होगा, उसके क्या चांसेस हैं, सो व्हेन वी से चांसेस, इसका मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट की, अगर मैं पर्टिकुलर कैश फ्लो की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर पॉसिबिलिटी ऑफ दैट कैश फ्लो, वी विल टॉक अबाउट दैट. जैसे मैंने कहा कि सपोज वी हैव अ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, देन एट द एंड ऑफ 1 ईयर वी विल हैव अ कैश फ्लो ऑफ लेट्स से रुपीज, मैंने कहा 80,000. तो 80,000 का ही कैश फ्लो आएगा, इसकी क्या गारंटी है? बिकॉज यू से दैट कि सर ये तो फ्यूचर कैश फ्लो है और आप एस्टिमेट कर रहे हैं, यू आर एस्टिमेटिंग, यू आर जस्ट फोरकास्टिंग कि हाँ ये एट द एंड ऑफ 1 ईयर वी विल बी हैविंग अ कैश फ्लो ऑफ 80,000. बट व्हाट्स द गारंटी देयर? देयर इज नो गारंटी एट ऑल एंड दैट्स कंप्लीटली अनसर्टेन. बहुत सारे फैक्टर से वो इन्फ्लुएंस होता है. व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी नो दैट देयर इज रिस्क, और वो रिस्क क्या करता है? इंपैक्ट करता है कैश फ्लो को. तो हमने तो ऐसे बोला कि 80,000 का कैश फ्लो आएगा विदाउट सीइंग द रिस्क. तो फिर देयर विल बी क्वेश्चंस, राइट, कि इज दैट सर्टेन कि 80,000 का ही कैश फ्लो आएगा? तो आप फिर जवाब आता है नहीं. हम कहते हैं हो सकता है कि 60 का आए, और हो सकता है कि 60 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है लेट्स से. तो मैंने कहा नहीं, हो सकता है बुरे से बुरे हालत में 60 तो आएगा ही आएगा. 80 का मेरा एस्टिमेट है, ये भी हो सकता है कि 90 आ जाए. सो फॉर अ सिंगल ईयर यू आर हैविंग 3 डिफरेंट कैश फ्लोज नाउ. तो अब इन तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या संभावना है? और जाहिर सी बात है इन तीनों की होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो टोटल जब आप उसको करोगे तो वो अब 1 हो जाएगा. मतलब ये है साफ साफ कि जो भी मेरा फ्यूचर कैश फ्लो है वो कैश फ्लो अनसर्टेन है. तो वी हैव टू सी कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो. दैट व्हाट वी हैव रिटन एट फर्स्ट, दैट इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वी यूज प्रोबेबिलिटीज टू कैलकुलेट ENCF और EVCF एंड हाउ दैट कैन बी डन. तो व्हाट वी डू कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है दैट इज मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी. अगर
चांसेस की हम बात करते हैं, अगर किसी भी इवेंट के होने का सर्टेनिटी हो कि ये होगा ही होगा, इन दैट केस प्रोबेबिलिटी इज 1 कि होगा ही होगा। जैसे शोले मूवी का वो क्वाइन याद करो, शोले मूवी में अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देख रखी है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। दो दोस्त थे, जय एंड वीरू। तो जय हमेशा क्या करता था, एक क्वाइन से टॉस करता था। कोई भी रिस्की सिचुएशन होता था, वो कहता था मैं लड़ूंगा, वीरू कहता था नहीं मैं लड़ने जाऊंगा। तो जय के पास एक क्वाइन था, वो कहता है हेड्स आएगा तो मैं जाऊंगा, टेल्स आएगा तो तुम जाओगे। वीरू हमेशा बोलता था ओके, और वो टॉस करता था और हमेशा जय जीतता था। मूवी के लास्ट में पता चलता है कि उस क्वाइन के दोनों साइड में हेड्स ही थे, टेल था ही नहीं। तो बताओ, सर्टेन था ना, जय तो सर्टेन था कि मैं क्वाइन को कैसे भी टॉस करूं, आना तो हेड ही है। सो अगर किसी इवेंट के आने का मतलब, अब दोस्त को उसके मरने के बाद पता चला मूवी में, यार ये दोस्त तो इस तरह का कॉइन लेके चल रहा था, इसने मुझे कई जगह बचाया। सो आइडिया इज वेरी सिंपल, व्हेन समथिंग इज सर्टेन टू अकर, इन दैट केस प्रोबेबिलिटी विल बी 1। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अगर इवेंट सर्टेन है कि होगा ही होगा, सर्टेन टू अकर, इन दैट केस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने कहा जैसे जय के क्वाइन है ना, जय वीरू के जय का क्वाइन है ना, शोले मूवी का, दोनों साइड क्या था, हेड्स था। तो कभी भी टॉस होता तो क्या आता, हेड ही आता। तो वहां प्रोबेबिलिटी क्या थी, जय के लिए कम से कम 100%, he was sure. So if event is certain to occur, probability is going to be 1. और अगर इवेंट की होने की कोई संभावना ही ना हो, जैसे टेल्स आने की कोई संभावना ही नहीं थी, तो जय को तो पता था कि मैं कैसे भी टॉस करूंगा, आएगा तो हेड सी, टेल्स तो आएगा नहीं। तो अगर टेल्स नहीं आएगा तो उसकी कोई संभावना थी क्या, नहीं। सो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0। सो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होगा दैट विल बी बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होगा, 0 to 1। सो इवेंट नो चांस ऑफ अकरिंग, अगर किसी इवेंट की होने की कोई संभावना नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ अकरिंग ऑफ सम इवेंट, इन दैट केस प्रोबेबिलिटी विल बी 0। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी विल बी 0। ठीक है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर, that the probability measure the chances of occurrence of an event, कि किसी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं, और how we are going to use it in cash flow. So we said that we use probability to determine expected net cash flow, and how that can be done. तो हम कहते हैं जो cash flow है that is multiplied with the probability and then we get our expected net cash flow. कहने का मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल ले लो, सपोज वी हैव अ प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा कुछ इनिशियल आउटले है। हमने क्या किया, 0 ईयर पे इन्वेस्टमेंट किया। एट ईयर 1 वी हैव सर्टेन रिटर्न। लेट्स से हमने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि 3 लाख का रिटर्न आए। सो अगर 3 लाख का रिटर्न आए, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाख का रिटर्न आए, या ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख का रिटर्न आए। सो 3 लाख का भी रिटर्न आ सकता है, 2 लाख का भी रिटर्न आ सकता है, 1 लाख का भी रिटर्न आ सकता है। सो नाउ वी हैव टू सी हियर कि 3 लाख के कैश फ्लो की क्या चांसेस हैं, 2 लाख के कैश फ्लो के क्या चांसेस हैं, और 1 लाख के कैश फ्लो के क्या चांसेस हैं। और फॉर ईयर 1 वी हैव 3 डिफरेंट पॉसिबल कैश फ्लो। तो इसका जो टोटल होगा, इसके चांसेस का, प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होगा, that will be 1. So what we say, हम देखते हैं कि फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। What is the probability of occurrence of these cash flow? क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हमने कहा कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, 3 लाख के आने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 0.3। 2 लाख की प्रोबेबिलिटी के आने है, प्रोबेबिलिटी है 0.6। तो 1 लाख की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.1। ये टोटल ऐड करके हमेशा क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। दिमाग में रखना इस बात को। सो हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास 3 कैश फ्लो, पॉसिबल कैश फ्लोज है, उनकी 3 प्रोबेबिलिटीज होंगी। सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट द ENCF, व्हाट वी सिंपली डू, दिस इज माय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, दिस इज माय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, दिस इज माय प्रोबेबिलिटी, दिस इज माय एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। तो हमें करना क्या है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई कैश फ्लो विद द प्रोबेबिलिटी। हमने क्या करना है, कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यू आएगा, जब उसका टोटल लेके आओगे ना आप,
वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो होगा। सिंपली व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दीज नंबर टुगेदर एंड वट एवर वी गेट उसका क्या कर देना है, हमें टोटल कर देना है, एंड वी विल गेट व्हाट, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। सो दिस इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड फॉर। हमें ये देखना होता है कि क्या कैश फ्लो है, उसके होने की क्या पॉसिबिलिटी है, और वो जो प्रोबेबिलिटी है उस प्रोबेबिलिटी से आप कैश फ्लो को क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। सो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग विद द प्रोबेबिलिटी, सो इट्स समथिंग लाइक एवरेज, एंड दैट एवरेज इज बेसिकली योर ENCF। ठीक है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी मेथड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, अभी यहां कुछ खास करने की हमें जरूरत नहीं है। सो फाइंडिंग एनपीवी, तो कैसे हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हम एनपीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्या करना है, फाइंड ENCF। नाउ टेल मी कैसे निकलेगा ENCF। ENCF कैलकुलेट करने का तरीका मैंने क्या बताया, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई कैश फ्लो विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, कैश फ्लो विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। कैश फ्लो को क्या करना है, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना, उसका जो टोटल होगा दैट विल गिव अस ENCF। कहने का मतलब है ENCF इज इक्वल टू NCF, नेट कैश फ्लो, मल्टीप्लाइड टू प्रोबेबिलिटी। नेट कैश फ्लो को हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, वी विल गेट द ENCF। ठीक है, उसका समेशन होगा, टोटल होगा। हमने क्या कहा, तीन हमारे पास कैश फ्लो था, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। 3 लाख मल्टीप्लाइड टू 0.3, 2 लाख मल्टीप्लाइड टू 0.6, 1 लाख मल्टीप्लाइड टू 0.1। इन तीनों को टोटल करो, यू विल गेट योर ENCF। So that's the summation of NCF multiplied to P। तो समेशन ऑफ NCF मल्टीप्लाई टू P का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा नेट कैश फ्लो है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका टोटल कर देंगे, दैट विल गिव अस व्हाट, ENCF। So that is the first step, because to calculate NPV we have to find out the ENCF first. Once we get the ENCF, only then we will be able to calculate the NPV। तो पहले स्टेप में क्या किया, ENPF को कैलकुलेट कर लिया। Then we go to the second step। अब याद रखना कि जब हम प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे होते हैं तो वी आर नॉट कैलकुलेटिंग एनपीवी, वी आर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड एनपीवी। तो अभी तक हम एनपीवी लिखते थे ना, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड एनपीवी की बात कर रहे हैं। सो क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड एनपीवी, वी हैव द कैश फ्लो नाउ। व्हाट इज द कैश फ्लो, ENCF, एंड व्हाट इज ENCF, दैट इज NCF मल्टीप्लाइड टू P का समेशन। सो हम क्या कहते हैं, सो कैश फ्लो विल बी इज इक्वल टू ENPV is equal to ENCF divided by 1 plus k to the power t. 1 plus k to the power t. Now this is your discounting rate, this is your expected net cash flow, this is your expected NPV, and this is the time period of the project. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, we can simply calculate the ENPV. So ENPV here, ENPV is expected net present value. Expected net present value, expected net present value. So here we find the ENPV। यहां किसकी बात करते हैं हम, ENPV की बात करते हैं, as simple as it is। अब यहां बस आपको एक बात का ध्यान में रखना है, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। क्या करोगे, कैश फ्लो मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी एंड वी गेट द टोटल, वी गेट ENCF। ENCF is discounted by discount rate, we get our NPV, correct? Done? आगे बढ़े। अब जरा ध्यान देना, नोट, प्रोबेबिलिटी की जब आप बात करोगे ना, तो इसमें आपको देयर माइट बी 2 सिनेरियोज, 2 सिनेरियोज आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये 2 सिनेरियोज क्या हैं, सिनेरियोज फॉर एनपीवी या ENPV।
इसकी कैलकुलेशन में आपको दो सिनेरियो देख सकते हैं। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि सिंगल पीरियड के लिए हो। सिंगल पीरियड जो अपना एग्जाम्पल था ना, वो सिंगल पीरियड का एग्जाम्पल था। सिंगल पीरियड का एग्जाम्पल क्या था कि हमने एक प्रोजेक्ट लिया और फर्स्ट ईयर में 1 साल का प्रोजेक्ट था, और 1 साल में हमने क्या किया, 3 कैश फ्लो को शो किया, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तीनों की पॉसिबिलिटी बताई, 0.3, 0.6, 0.1। फिर हमें ENCF चाहिए था, तो हमने 3 लाख मल्टीप्लाई टू 0.3 कर दिया, 2 लाख मल्टीप्लाई टू 0.6 किया, और 1 लाख मल्टीप्लाई टू 0.1 किया, टोटल कर दिया, मुझे ENCF मिल गया। अब अगर मान लो इसका डिस्काउंट जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है मान लो 10% का है, तो हम ENCF को क्या करेंगे, 10% से डिस्काउंट करेंगे, और जो भी इनिशियल आउटले होगा, इनिशियल आउटले को माइनस करेंगे, वी विल गेट आर ENPV। सो बड़ा सिंपल सा है, दिस इज सिंगल पीरियड। सो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक सिनेरियो हो सकता है कि सिंगल पीरियड हो, और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मल्टीपल पीरियड हो, जहां ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 इस तरह करके मल्टीपल ईयर के लिए आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। सो दोनों सिनेरियो हो सकता है, सिंगल पीरियड का सिनेरियो हो सकता है और मल्टीपल पीरियड का सिनेरियो हो सकता है। इसी बात को हमें ध्यान में रखना है, इसी पे आपका क्वेश्चन आधारित हो, है ना। योर क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस सिंगल पीरियड और मल्टीपल पीरियड। तो हम पहला देख लेते हैं सिंगल पीरियड को, दूसरा देख लेंगे हम किसको, मल्टीपल पीरियड को। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सी दैट हाउ कैलकुलेशन कैन बी डन। लेट्स स्टार्ट विद द सिंगल पीरियड फर्स्ट। किसको देखेंगे, सिंगल पीरियड को देखेंगे। नाउ सी दिस क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। आपको क्वेश्चन का शीट में दे चुका हूं ऑलरेडी, है ना। क्लासरूम में जितने भी क्वेश्चन यूज होंगे उसका शीट में दे चुका हूं, उस शीट को एक बार अच्छी तरह से देख लेना। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉसिबल नेट कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी, दो प्रोजेक्ट है ए एंड बी, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड देयर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन बिलो। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दिस प्रॉब्लम इज फॉर सिंगल पीरियड। सिंगल पीरियड के लिए प्रॉब्लम है ये। प्रोबेबिलिटीज आर आल्सो गिवन। सो प्रोजेक्ट ए है हमारे पास, पॉसिबल इवेंट हमारे पास 5 है इस क्वेश्चन में, A B C D E। सो पॉसिबल इवेंट ए में क्या हो रहा है, कैश फ्लो 8000 का हो रहा है, प्रोबेबिलिटी गिवन है प्रोजेक्ट ए के लिए। बी में 10,000 हो रहा है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, एंड सो ऑन। एंड लाइकवाइज प्रोजेक्ट बी का भी कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी आपका क्या है, गिवन है। डिस्काउंट रेट इज 10%, 10% का डिस्काउंट रेट है हमारा। सो आर के इज 10%, के इज इक्वल टू 10% फॉर बोथ द प्रोजेक्ट। इन्वेस्टमेंट इज 10,000, इन्वेस्टमेंट इज 10,000। तो 10,000 का हमारा क्या हो गया भाई, इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके यस, यहां के फॉर्मूला में क्या करना है हमें, आई तो आप जानते हो, इन्वेस्टमेंट को आप लास्ट में क्या करते हो, लेस करते हो, तो वो तो दिमाग में होगा ही आपके। सो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच प्रोजेक्ट एंड स्टेट विच प्रोजेक्ट इज प्रेफरेबल। कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफरेबल होगा, एनपीवी के आधार पे, टेल मी। तो आप जानते हैं कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट होता है, एनपीवी नेगेटिव है तो रिजेक्ट होता है। अगर एक प्रोजेक्ट का पॉजिटिव आ गया, दूसरे का नेगेटिव आ गया, तब तो कोई झंझट ही नहीं है, जो पॉजिटिव है उसको हाँ बोल देंगे। अगर दोनों का पॉजिटिव आ गया तो फिर जिसका पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है उसको हाँ बोलेंगे, जिसका वैल्यू कम है उसको ना बोल देंगे। हमें कोई एक चूज करना है। प्रेफरेबल बोल रहा है, किसको आप प्रेफर करोगे, जिसका एनपीवी ज्यादा होगा उसको प्रेफर करेंगे। दैट्स द बेसिक आइडिया। And how can we calculate NPV? So we have the probability, single period है, 5 different probabilities हैं, 5 different outcomes हैं, 8,000 का, 10,000 का, 12,000 का, 14,000 का, 16,000 का प्रोजेक्ट ए में। So we know that। अच्छा, ये जो probability है इसका टोटल सम कितना होगा, 1 होगा, ये भी हम जानते हैं सिंगल पीरियड पे। So 10 plus 20, 30 plus 40, 70, 20, 90 plus 10, 1। तो ये भी 1 होगा, right? So we know that cash flow need to be multiplied with probability. We will get the expected cash flow. फिर 10,000 multiplied to 0.20, और ये जो हमारा expected cash flow आएगा उसको हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो expected net cash flow आ जाएगा। Once we get the expected net cash flow, that expected net cash flow will be discounted by 10%. सिंगल पीरियड है, 1 ईयर है, तो पावर में कुछ जाएगा नहीं, 1 + 0.10 हो जाएगा सीधा। तो इस ENCF को 1.10 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे, वी विल गेट आवर एनपीवी।
सेम प्रोसेस वी विल यूज फॉर प्रोजेक्ट बी, और फिर हम देखेंगे किसका एनपीवी ज्यादा है, अकॉर्डिंगली हम अपना सजेशन देंगे, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी या ई एनपीवी फॉर प्रोजेक्ट ए, ठीक है। तो वी हैव, हम इवेंट को रखना चाहते तो रख भी सकते हैं, ना रखना चाहें तो ना भी रखें। वी हैव पॉसिबल इवेंट, देन वी हैव कैश फ्लो, then we have probability, then we have expected cash flow, correct? So now see this, A 8,000, probability 0.10, B 10,000, probability 0.20, C 12,000, probability 0.40, D 14,000, probability 0.20, and E 16,000, probability 0.10। तो मेरा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना आ गया, सही बात है 800 आएगा, ये 2000 आएगा, 4800 आएगा, ये 4800, 2800 आएगा, ये 2800, और ये 1600 आएगा, 1600, ठीक है। सो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो? So we simply say that your expected cash flow will be 16 plus 2800 plus 4800 plus 2000 plus 800. So this goes to 12,000. 12,000 आ गया. So we simply say that NPV is equal to 12,000 divided by 1 plus 0.10 to the power 1 minus 10,000 is equal to 12,000 divided by 1.10. So this goes to 10,909.09 minus 10,000. So is equal to 909. डेसिमल के बाद को अभी फिलहाल छोड़ दिया हमने. क्वेश्चन में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं कि डेसिमल के कितने पॉइंट तक लेना है, तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं फिलहाल. तो 909 पॉजिटिव एनपीवी आया हमारा प्रोजेक्ट ए का. ठीक है, फेयर एनफ, राइट. सो 10,000 का हमारा इनिशियल आउटले था ना, हमने 12,000 को एक साल पे डिस्काउंट किया और 10,000 माइनस कर दिया, वी गॉट आर 909. दिस इज प्रोजेक्ट ए. नाउ व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट बी? इसी के पैरेलल में सॉल्व कर देते हैं प्रोजेक्ट बी को. आ जाते हैं नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी. आपने तो कर ही लिया होगा अब तक, कराया नहीं? पहला क्या ले लिया? कैश फ्लो, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो. इवेंट भी लेना चाहते हो आप, ले लो पॉसिबल इवेंट. ए 24,000, बी 20,000, C 16,000, D 12,000 and E 8,000. Probability है 0.10, 0.15, 0.50, 0.15, 0.10. So 24,000 multiplied to 10 है ना, तो ये हो जाएगा 2400 है ना. 2400 ये हो जाएगा 3,000. 3,000 ये हो जाएगा 8,000. 8,000 ये हो जाएगा 1,800 और ये हो जाएगा 800. So total is
टोटल आपका रहा है 16,000, करेक्ट, 16,000, 10% का डिस्काउंटिंग रेट है, तो एनपीवी इज इक्वल टू 16,000 डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला 1 प्लस k पावर t माइनस 10,000, तो दैट्स इक्वल टू, ये आ रहा है आपका 14545.45, तो यहां 09 छोड़ दिया तो यहां भी छोड़ देते हैं, माइनस 10,000, सो ये आ रहा है 4,545, ये होगा ना, 4,545 इज द एनपीवी। क्या बोलोगे आप, कंक्लूजन क्या दोगे आप, प्रोजेक्ट बी इज preferable as its NPV, that is 4545, is higher than that of project A 909. So this is our answer, है ना, simple है। When we talk of the probability, we simply calculate, probability is used to calculate expected value of cash flow. That's the basic idea. In a statistical method, we use probability to calculate expected value of cash flow. That's the basic idea. जो हमारा cash flow है उसको probability से multiply करेंगे, sum करेंगे, we will get the expected value of cash flow and then we can do our calculation accordingly, ठीक है। बाकी NPV का process तो हम जानते ही हैं, राइट। जो हमारा cash flow है उसको डिस्काउंट करेंगे, माइनस आई कर देंगे, आई फॉर इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमारा इनिशियल आउटले था वो माइनस कर देंगे, वी विल गेट आवर एनपीवी, करेक्ट। नाउ विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड सिनेरियो जो है हमारा, दैट सिनेरियो इज मल्टीपल पीरियड सिनेरियो। ये तो सिंगल पीरियड का सिनेरियो था, लेट्स सी द मल्टीपल पीरियड सिनेरियो। कैलकुलेशन का फर्क आएगा, यू कैन अंडरस्टैंड इट नाउ, और कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है, बस कैलकुलेशन का फर्क आएगा कि जिस सिंगल पीरियड में हमने एक साल का ईएनसीएफ निकाला, तो जब हम मल्टीपल पीरियड में जाएंगे तो हर एक साल के कैश फ्लो को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके वी विल हैव टू सी द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और फिर वो जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है उसको हर एक साल को हम ईयर वाइज डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट करके टोटल कर देंगे, माइनस इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वी विल गेट आवर एनपीवी। यही प्रोसेस होगा। सो लेट्स गो फॉर द सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो की अगर हम बात करें, सेकंड सिनेरियो की अगर हम बात करें तो सेकंड सिनेरियो है हमारा मल्टीपल पीरियड। मल्टीपल पीरियड, तो अगर मल्टीपल पीरियड में आता है क्वेश्चन, मल्टीपल पीरियड का कैलकुलेशन अगर हमें करना हो तो मल्टीपल पीरियड का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, अब तुरंत समझ जाओगे कि मल्टीपल पीरियड का मतलब क्या है। ना सी दिस, प्रोबेबिलिटीज फॉर नेट कैश फ्लो फॉर 3 years ऑफ अ प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। तो 3 years आ गया, जैसे ही 3 years आया इसका मतलब क्या हो गया, ये मल्टीपल पीरियड हो गया ना। सो नाउ सी दिस, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। सो वी हैव डिफरेंट कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉसिबल इवेंट्स हैं। ईयर 1 में 4 पॉसिबल इवेंट हैं, तो कैश फ्लो 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, ये चारों हो सकता है। उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है 4 + 3 + 2 + 1, 1 इसका टोटल होगा, वी नो दैट। इसका भी टोटल क्या होगा, 1 होगा, इसका भी टोटल क्या होगा, 1 होगा, तीनों साल का। तो पहले साल में हमारे पास 4 पॉसिबल कैश फ्लो हो सकता है, दूसरे साल में भी 4 पॉसिबल कैश फ्लो और उसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, तीसरे साल में भी 4 पॉसिबल कैश फ्लो और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। हम जानते हैं हमें क्या करना है, कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकल के आएगा। हमें क्या करना है, इस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को टोटल कर देना है। इसी तरह से यहां भी हमें क्या कर देना है, टोटल करना है, यहां भी हमें क्या कर देना है, टोटल कर देना है। तो तीनों साल का हमारा ENCF 1, ENCF 2 है ना, ENCF 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको तीनों को डिस्काउंट कर देना है। ये पहले साल के लिए डिस्काउंट होगा 1 + k to the power 1, 1 + k to the power 2, 1 + k to the power 3। वंस वी हैव डिस्काउंटेड, टोटल करेंगे, टोटल करके इनिशियल आउटले जो है वो 10,000 रुपीज का है, तो इनिशियल आउटले को माइनस कर देंगे। 10% का डिस्काउंट रेट है, 10% पे हम क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट करेंगे। सो एज सिंपल एज इट इज, एज सिंपल एज इट इज। तो क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन में आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, नेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो या एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कर दो,
3 ईयर्स है हमारे पास, तो आते हैं ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3. कैश फ्लो, probability, expected cash flow, likewise cash flow, probability, expected cash flow, probability and expected cash flow. ठीक है, ऐसे दिस 4 ऑप्शन हमारे पास है, 2 4 6 8, 2000, 4000, 6000 and 8000 for year 1. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 is the probability. तो 2000 multiplied to 0.1, तो ये हो गया 200. This is your 200. This is your 800. This is your 1800. This is your 3200. Right? जब हम आते हैं इस पे सेकंड पे 2468, प्रोबेबिलिटी चेंज है बस. 2000, 4000, 6000, 8000. What is the probability है? 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1. और थर्ड का भी लिख लेते हैं, सेम है, 2 4 6 8, 2000, 4000, 6000, 8000. ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.4, 0.2, 0.1. करेक्ट. सो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 800, है ना. ठीक है, लाइकवाइज 2000 0.4, ये हो गया 600, ये हो जाएगा 1600, this is 1200, this is 800. So see the R, we will get our expected net cash flow. तीनों साल के लिए हमें क्या मिल जाएगा? Expected net cash flow. So इधर 2 plus 4, sorry, expected net cash flow, इसका टोटल और इसका टोटल. तो 200 plus 800, 1000, और तो 2000 and 4000, 6000 हो गया. इधर देखो 2000 and 44, 48, 4800. ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप क्यों वेरीफाई करते हो इसको, है ना. तो ऑर्डर डाल लो वेरीफाई करने का. छोटी सी गलती करोगे एग्जाम में, डब्बा गुल, है ना. सो ये हो गया 2000 और इधर 22, 4200 हो गया. तो 4200 ये आ गया मेरा. ठीक है, सो दिस गोज टू, दिस इज आर ENC, राइट. सो नाउ NPV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6000, ईयर 1 है ये, 1 plus 0.10 to the power 1 plus 4800, 1 plus 0.10 to the power 2 plus 4200, 1 plus 0.10 to the power 3 minus 10,000. that's the investment. करेक्ट. अगर इसको हम सॉल्व करें तो पहला तो हो जाएगा इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाइड टू 1.10, ये रह जाएगा. सॉरी 0.909 प्लस 4800 मल्टीप्लाइड टू 0.826 प्लस
4200 multiplied to 0.751 minus 10,000. ठीक है, तो 6000 multiplied to 0.909, this gives you 5454 plus 4800 multiplied to 0.826, ये आ गया आपका 3964.8, 5 कर दें, प्लस 4200 multiplied to 0.751, this gives you 3154. ठीक है, 4.8 and 0.2 कर दो, minus 10,000, so is equal to 5454 plus 3965.8 plus 3154.2 is equal to minus 10,000, 2574. So NPV is equal to rupees 2574. That is our answer. So as simple as it is, right? करना क्या है हमें, जो हमारा मल्टीपल पीरियड में कैश फ्लो है दैट नीड टू बी मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी, वी विल गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, उसका टोटल करो हर एक साल का, उसको डिस्काउंट कर दो, डिस्काउंट करके ऐड करिए और माइनस करो इनिशियल आउटले, आपको क्या मिल जाएगा, एनपीवी मिल जाएगा. सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी. तो दो चीजों को ध्यान में रखना है बस, दैट टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो वी हैव टू मल्टीप्लाई कैश फ्लो विद प्रोबेबिलिटी और फिर उसको सम करके माइनस कर देना इनिशियल आउटले से, वी विल गेट आवर एक्सपेक्टेड एनपीवी. दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोबेबिलिटी. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड वन. जो सेकंड हमारे पास टेक्निक है दैट इज वेरिएंस, एंड जो थर्ड टेक्निक है, एंड कर देता हूं मैं, एंड जो थर्ड टेक्निक है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो बोथ आर बेसिकली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रिस्क. ये दोनों ही आपको रिस्क को मेजर करने में मदद करेंगे. मेजरमेंट ऑफ रिस्क, वी हैव टू सी दैट हाउ कैलकुलेशन इज डन. बहुत सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे और बहुत क्विकली आप इसको आसानी से समझ पाओगे. वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को आगे जाके हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, उस समय आप थोड़ा सा विस्तृत रूप में इसको देखोगे. अभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी पढ़ रखा होगा. कैश फ्लो के टर्म में इसको कैसे देखेंगे, चलो इसको समझते हैं. सो फर्स्ट वन इज द वेरिएंस, सेकंड वन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. वेरिएंस को हम शो करते हैं सिग्मा स्क्वायर से और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से. यानी कि एक बात तो पक्का है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस. क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट वेरिएंस, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर. अंडर रूट करोगे दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. सो रिलेशन इज वेरी एविडेंट इन द नेम इटसेल्फ एंड बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रिस्क. दोनों ही कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को मेजर कर सकते हैं. रिस्क को मेजर करना क्यों जरूरी है, तो भाई हम करना क्या चाह रहे हैं, वी आर डूइंग रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग. रिस्क एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ, certainly first of all we have to identify the sources, then we analyze the risk, we measure the risk, because without measurement control cannot be exercised. अगर हम रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए उसको मेजर करना जरूरी है, and that is why variance and standard deviation play a very important role, right? With the help of these we can measure the risk, फिर हम उसके करेक्शन की बात आगे कर सकते हैं. So what we say, variance measures the uncertainty of a value from its average. Now see this. Variance measures the uncertainty of a value from its average. Same uncertainty हम standard deviation में भी measure करते हैं. So जो average है, एवरेज से कितना वेरिएशन है, एवरेज से कितना वेरिएशन है. मान लो देयर आर 4 किड्स, 4 बच्चे हैं, मान लो देयर आर 4 किड्स, और हमने कहा कि इन 4 बच्चों के हाइट को अगर हम देखें तो लेट्स से एक बच्चा जो है इसमें से वो 5 फीट का है, राइट. दूसरा बच्चा जो है लेट्स से वो 2 फीट का है, तीसरा बच्चा जो है वो 4 फीट का है, और फिर एक बच्चा जो है वो लेट्स से 3 फीट का है, वो 3 फीट का है. तो बेसिकली वेरिएंस का मतलब हुआ द अनसर्टेनिटी ऑफ वैल्यू फ्रॉम इट्स एवरेज.
तो वी टेक एन एवरेज, अगर हम इन सबका एक एवरेज ले लें तो उस एवरेज से कितना वेरिएशन है, अगर ये मेरा एवरेज है तो इस एवरेज से कितना वेरिएशन है इसका, कितना वेरिएशन है इसका, अच्छा दोनों तरह के, इसका तो कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा हमें, कितना वेरिएशन है इसका, कितना वेरिएशन है इसका, और अगर इसका कोई वेरिएशन है तो इसका भी वेरिएशन आएगा। सो एवरेज से कितना वेरिएशन है, दैट मेजरमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, वेरिएंस, एंड दैट व्हाट वी हैव टू सी इन द कैश फ्लो। अगर मान लो मल्टीपल कैश फ्लो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, उसके होने के कुछ चांसेस होंगे, कुछ प्रोबेबिलिटीज होंगे, तो वी हैव टू डिटरमिन हियर नाउ कि जो कैश फ्लो का जो वेरिएंस है फ्रॉम वेरिएशन है, डिविएशन है फ्रॉम द एवरेज, वो कितने का है, और यहीं से आपका मेजरमेंट होता है रिस्क का या वेरिएबिलिटी का। सो वेरिएंस मेजर्स द अनसर्टेनिटी ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम इट्स एवरेज। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ रिस्क। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ रिस्क। लेवल ऑफ रिस्क को समझने में ये आपको मदद करेगा। इट इज यूज्ड टू मेजर एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ एनी प्रोजेक्ट। एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ एनी प्रोजेक्ट। अब याद रखना, बोथ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर यूज्ड टू मेजर एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ एनी प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड जो रिस्क है, उस रिस्क को वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ वेरिएंस। सो अगर हम देखेंगे, वी विल टेक एन एग्जांपल, बट उससे पहले एक बात को समझ लो। अगर वेरिएंस जो है, अगर वेरिएंस 0 आ जाए तो क्या होगा? अगर वेरिएंस 0 आता है, मान लो मैं इसकी बात करूं, और लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो ये 2 फीट का हमने एवरेज लिया, तो हम कहते हैं अगर 2 फीट का एवरेज है तो ये जो सेकंड बच्चा है, इसके लिए वेरिएंस कितना हो गया बताओ मुझे, कितने का वेरिएबिलिटी आपको यहां दिख रहा है? कुछ नहीं। तो आप कहते हो सर ये 2 फीट का ही बच्चा है, और 2 फीट का अगर आपका एवरेज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो अगर वेरिएंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसका मतलब अगर कैश फ्लो के टर्म में देख लो आप, तो आप क्या बोलोगे? कैश फ्लो जो होगा वो सेम होगा फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो वी सिंपली से दैट इफ इट इज 0, कैश फ्लो over life of project would be same। क्यों ऐसा कहा हमने? क्योंकि इसका मतलब कोई वेरिएशन नहीं है। 2 फीट का बच्चा था, ये 2 फीट हमारा क्या है, एवरेज है, तो इसे सेम। वेरिएशन तो पहले में है, पहला 5 फीट का है तो ये +3 फीट का वेरिएशन हमें दिख रहा है। तीसरा 4 फीट का है तो ये +2 फीट का वेरिएशन हमें दिख रहा है। चौथा जो 3 फीट का है तो यहां +1 फीट का वेरिएशन हमें दिख रहा है। लेकिन यहां कोई वेरिएशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सो व्हेन वेरिएंस इज 0, इसका मतलब कैश फ्लो ओवर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट वुड बी सेम। ये क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। यही अगर वेरिएंस हाई हो गया, लार्ज वेरिएंस आपको दिखाई देता है, अगर लार्ज वेरिएंस आपको दिखाई देता है, दिस इज नॉट, ये जो हाइट वाला एग्जांपल लिया मैंने, इतने सिंपल में कैलकुलेशन नहीं होता। आई विल बी शोइंग यू द कैलकुलेशन, बट हां कॉन्सेप्ट यही है। अगर हम लार्ज वेरिएंस की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज वेरिएबिलिटी होगा। जितना ज्यादा वेरिएंस होगा, जितना ज्यादा एवरेज से डिविएशन बढ़ेगा, इसका मतलब वेरिएबिलिटी उतना ज्यादा होगा। सो आप क्या कहते हो? इफ वेरिएंस इज लार्ज, इट मींस लार्ज वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लो इन डिफरेंट ईयर्स। लार्ज वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लो इन डिफरेंट ईयर्स। डिफरेंट ईयर्स में कैश फ्लो की वेरिएबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ रहे हो ना बात को? वेरिएंस 0 है, इसका मतलब कैश फ्लो भी सेम। वेरिएंस अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वेरिएबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो किस तरह में ऐसा हो सकता है? टेक एन एग्जांपल। हमने कहा कि 0 कब हो सकता है ऐसा, जहां कैश फ्लो हमारे क्या रह जाए, सेम रह जाए। तो हमने कहा जैसे सर्विस इंडस्ट्री, यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सर्विस, किसी कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कंपनी आपको हर एक साल लेट से 1 करोड़ का पेमेंट करेगी। नाउ इट इज क्लियर कि हर एक साल वो आपको 1 करोड़ का पेमेंट करेगी, आपको 1 साल सर्विस देना है, तो दैट अमाउंट इज फिक्स्ड। इसका मतलब वेरिएंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां किसी तरह का डिविएशन नहीं आएगा, क्योंकि 1 करोड़ का पेमेंट तो उसे आपको देना ही है, तो आप हर एक साल उसको सर्विस दे रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपको 1 करोड़ का पेमेंट दे रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो आपके तो वेरिएंस इज व्हाट? 0। अगर लार्ज वेरिएंस है, लार्ज वेरिएंस कहां दिखता है? जहां बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इनोवेशन इन्वॉल्व है, बहुत चीजें बदल रही हैं, तो वहां आपका हर एक साल का कैश फ्लो क्या करता है? वैरी करता है। तो आप एवरेज से क्या होते हैं? बहुत ही दूर जाते हैं। आप अपने अरिथमेटिक मीन ऑफ कैश फ्लो से क्या होते हैं? बहुत ज्यादा आगे पीछे होते हैं। सो दैट्स द वेरिएबिलिटी यू कैन सी इफ द लार्ज वेरिएंस इज देयर। अगर स्मॉल होगा तो स्मॉल वेरिएंस,
अगर वेरिएंस स्मॉल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, लार्ज हुआ तो बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, जीरो है तो बिल्कुल भी वेरिएबिलिटी नहीं है, स्मॉल है तो कम वेरिएबिलिटी होगा। तो आप कहते हैं कैश फ्लो इज समहाउ स्टेबल, कैश फ्लो इज समहाउ स्टेबल। इफ द वेरिएंस इज लो, इसका मतलब कैश फ्लो क्या है, बहुत हद तक स्टेबल कैश फ्लो हमें देखने को मिल रहा है। मान लो मैच्योर प्रोडक्ट है, तो मैच्योर प्रोडक्ट में आपको स्मॉल वेरिएंस दिखता है, जैसे आपने जीरो किसमें कहा, फिक्स पेमेंट, फिक्स पेमेंट अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ सर्विस, अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ सर्विस, कुछ इस तरह का अगर बिजनेस है आपका, इन दैट केस योर वेरिएंस विल बी जीरो। लार्ज वेरिएंस, आपने कहा इनोवेटिव इंडस्ट्री, इनोवेटिव बिजनेस, तो उसमें आपको लार्ज वेरिएंस दिखेगा। स्मॉल वेरिएंस, आपने कहा मैच्योर इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री मैच्योर है या प्रोडक्ट मैच्योर है तो वहां आपको एक स्टेडी, समवॉट स्टेडी कैश फ्लो आपको दिखाई देगा, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी आपको यहां नहीं दिखाई देगी। सो जीरो, लार्ज या स्मॉल वेरिएंस, दिस इज हाउ वी विल बी इंटरप्रेटिंग द वेरिएंस, करेक्ट। नाउ द सेकेंड वन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों का थियरी एक साथ देख लो, कैलकुलेशन हम एक साथ देख लेंगे, कैलकुलेशन साथ में देखना जरूरी है, फॉर्मूला याद करके क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, इन शॉर्ट वी डिनोट इट एस डी या सिग्मा स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो हमने कहा कि सर जस्ट लाइक वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द रिस्क। तो पहला एस्पेक्ट, एसडी इज डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम, of individual item in a data set। तो हमने कहा इट्स अ सेम डेफिनेशन है ना, इट्स अ सेम डेफिनेशन। सो डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम इन अ डेटा सेट फ्रॉम इट्स एवरेज। सो एवरेज से जो डिग्री ऑफ वेरिएशन है दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज से जो डिग्री ऑफ वेरिएशन है दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प to measure what risk, ये तो हमने पहले ही कह दिया है ना। so it helps to understand level of risk, it helps to measure absolute risk। आप इसमें भी इस बात को लिख सकते हैं, SD helps to measure absolute risk, ये भी हमें absolute risk को measure करने में हमारी मदद करता है। it is square root of variance, square root of variance, यानी कि if you know the variance you can find out the standard deviation। in the process of finding out the standard deviation, first we find variance, then we get the standard deviation। हमने variance calculate किया और फिर हमें क्या मिल जाता है, standard deviation मिल जाता है। that's the simple process, ठीक है। करेक्ट, चलो आई होप फंडामेंटल क्लियर है। क्या बोला हमने, एवरेज से क्या वेरिएबिलिटी है, एवरेज से क्या वेरिएशन है। कैश फ्लो में, कैश फ्लो हम कहते हैं अनसर्टेन है। कैश फ्लो अगर अनसर्टेन है तो वी आर नॉट अवेयर कि 2000 होगा, 4000 होगा, 6000 होगा, 8000 होगा। तो समहाउ अगर मान लो हमने 4-5 पॉसिबल इवेंट देखे, 4-5 प्रोबेबिलिटीज हमारी क्रिएट हो रही हैं उन कैश फ्लो को लेके, सो वी हैव टू सी कि जो वेरिएशन है वो कितना है, डिग्री ऑफ डेविएशन कितना है, वेरिएशन कितना है, एंड और या फिर दूसरे शब्दों में कहें हाउ मच रिस्क इज देयर, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिस्क। सो टू मेजर द एब्सोल्यूट रिस्क वी हैव दीज टेक्निक्स, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। in the process of calculation we are going to calculate the variance first and then we will calculate the standard deviation। so I'm taking up an example और उसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको दोनों की क्लैरिटी आ जाएगी। जो भी आपने थियरी में सीखा है उसका प्रूफ आपको एग्जाम्पल में दिख जाएगा और बहुत आसानी से आप उसको समझ जाओगे। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और 1 साल का एग्जाम्पल लेके, एक सिंगल प्रोजेक्ट का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सो टेक एन एग्जाम्पल, राइट, टेक एन एग्जाम्पल। मान लो वी हैव अ प्रोजेक्ट, लेट्स से प्रोजेक्ट ए, हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ए के नाम से, एंड आई एम गिविंग यू द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सो कैश फ्लो जो है प्रोजेक्ट का एंड द प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, राइट। लेट्स से 2000 का कैश फ्लो है, 2000, 4000 एंड 6000। तो 2000, 4000 एंड 6000 ये हमारे पास कैश फ्लो है। प्रोबेबिलिटी ले लो 0.3, 0.4 एंड 0.3, ये हमारी क्या है प्रोबेबिलिटीज। Now see this. So these are our cash flow and these are our probabilities. So
अगर हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, ईवीसीएफ निकालते हैं या ईएनसीएफ, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू? तो आप कहते हैं सर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगा दैट विल बी कैश फ्लो मल्टीप्लाइड टू प्रोबेबिलिटी। नाउ व्हाट इज द कैश फ्लो? कैश फ्लो इज 2000, तो हमने 2000 ले लिया, प्रोबेबिलिटी इज 0.3, राइट? 2000 multiplied to 0.3, it will be 600. Second is 4000. 4000 multiplied to 0.4 is 1600. And the third is 6000. 0.3 है तो multiplied to ये हो जाएगा 1800. ठीक है? So 18 plus 6. 18 plus 6 is 2416. यानी कि 4000 का हमें क्या मिल गया? हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया। करेक्ट? यहां तक तो क्लियर है। नाउ व्हाट इज दिस 4000? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। व्हाट इज हैपनिंग हियर? आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है? क्या करते थे उसमें, याद है आपको? कि जो आपका जो कैपिटल होता था उसको आप उसके वेट से मल्टीप्लाई करते थे एंड यू यूज टू गेट द एवरेज। यहां क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप इसको देखो, सो 4000 इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज ऑफ दीज कैश फ्लो, where probabilities are nothing but the weight। 2000 के होने के चांसेस क्या हैं? तो आप कहते हैं 0.3, 4000 के होने के चांसेस 0.4 and 6000 के होने के चांसेस 0.3। when you are multiplying these cash flow with these probabilities and adding up, then you are getting nothing but the mean of this cash flow। इसका ये क्या हो रहा है एक तरह से, it's nothing but the arithmetic mean। ये इसका क्या है? ये एक अरिथमेटिक मीन है इसका। So this is basically your average. This is basically your weighted average. So by multiplying probability with the cash flow and adding up, you are calculating nothing but the weighted average, the arithmetic mean. So अगर हम इस cash flow को देखें, let's say this is my mean. So what is my average here? Average is my 4000. So my weighted average is 4000. तो ये मेरा क्या हो गया? Average हो गया। Then we have a cash flow of 2000. 2000 का कैश फ्लो है हमारे पास एक, फिर हमारे पास एक 4000 का कैश फ्लो है। सो वी हैव अ कैश फ्लो ऑफ 4000 एंड देन वी हैव अ कैश फ्लो ऑफ 6000। नाउ इफ यू सी दिस केयरफुली, व्हाट इज हैपनिंग हियर कि इसका जो ये 2000 का जो कैश फ्लो है उसका डेविएशन फ्रॉम मीन कितना है आपका? तो आप कहते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन इज -2000। सो -2000 का आपको यहां डेविएशन दिख रहा है, यस और नो? 4000 अगर मेरा मीन है और 2000 में अगर मेरा कैश फ्लो है तो -2000 का डेविएशन दिख रहा है। यहां कितने का आपको डेविएशन दिख रहा है? तो आप कहते हो 0 का, बिकॉज योर मीन इज 4000 एंड योर कैश फ्लो इज 4000, सो देयर इज 0 डेविएशन। अगर आप इस वैल्यू को लो 6000 को, द थर्ड कैश फ्लो, so you will find that here is a deviation of what? +2000। so +2000 का deviation आपको यहां दिखाई दे रहा है। so that is basically the variation we can see here। now what we have to do is we have to take an average। हमें क्या करना होता है कि ये जो वेरिएशन है इसका हमें क्या लेना होगा? एवरेज लेना होगा। so if you take average, what will happen if you take average? अगर आप इनका एवरेज लेते हैं तो क्या होगा जरा देखो। अगर मैं इनका एवरेज लेता हूं तो एक मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है, एक मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है। जैसे ही मैं इनका एवरेज लेने जाऊंगा तो हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू -2000 +2000 ये दोनों एक दूसरे को सेट ऑफ करेगा, 0 हो जाएगा। यहां का वेरिएंस ऑलरेडी मेरा क्या है? 0 है, तो उसका यहां का वेरिएबिलिटी 0 है ना। तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये क्या करेगा? ऑफसेट कर देगा ईच अदर। ये एक दूसरे को ऑफसेट करेगा और जैसे ही ये ऑफसेट करता है तो आप कहते हैं हेंस जो एवरेज है मेरा दैट विल बिकम 0। दिस कैन नॉट बी डन, है ना। एवरेज क्या हो जा रहा है मेरा? 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव को लेके एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ दिस नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन के इफेक्ट को रिमूव करने का तरीका क्या होता है? हम जानते हैं, हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। यही होता है ना, नेगेटिव को अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्क्वायर इट। और ये स्क्वायर की क्या कह रहे हैं? तो हमने कहा टू रिमूव इफेक्ट ऑफ नेगेटिव साइन हम क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। टू रिमूव इफेक्ट ऑफ नेगेटिव साइन
वी विल सिंपली स्क्वायर इट। जब हमने इसको स्क्वायर किया तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, -2000 स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा +2000 स्क्वायर, और बीच वाला तो 0 है, तो -2000 स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 = 4 और 6 0, यानी कि 40 लाख। कितना हो गया मेरा, 40 लाख, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 40 लाख। तो अब दोनों मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू सी हियर, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, कि नेगेटिव वैल्यू को हटाने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर किया, और ये जो आप स्क्वायर कर रहे हो ना, यहीं से आपका सिग्मा स्क्वायर आता है, और जब हम अंडर रूट करेंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो नाउ सी दिस, इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। नाउ ओके, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। करना क्या है हमें, तो एक सिंपल सा फॉर्मेट याद रखना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, लुक वी हैव कैश फ्लो गिवन, तो हमारे पास कैश फ्लो है, तो हमने कैश फ्लो ले लिया, ठीक है। हमने इसका ENCF या EVCF कैलकुलेट किया हुआ है 4000, so that is my mean, correct, and we have to see ये जो कैश फ्लो है इसका डेविएशन मीन से कितना है, that what we have to see. Now in second column हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो माइनस जो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो था, दिस विल बी माई डेविएशन। 2000 4000 से कितना डेविएशन है, तो 2000 ओके, कैश फ्लो माइनस EVCF होगा। द रीजन इज वेरी सिंपल कि 2000 और 4000 अगर देखें तो -2000 का डेविएशन हमें यहां दिख रहा है, और 6000 और 2000 4000 में देखें तो +2000 का डेविएशन हमें यहां दिख रहा है, जो इलस्ट्रेशन हमने यहां किया था। सो कैश फ्लो माइनस EVCF होगा, ये मेरा डेविएशन है। अब हमने कहा था कि अगर हम डेविएशन लेते हैं और डेविएशन का एवरेज लेंगे तो वो सेट ऑफ होगा, वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। क्यों सेट ऑफ होगा, बिकॉज अगर मेरा एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, तो वो तो सेट ऑफ कर रहा था हमारे एग्जांपल में। तो हमने कहा था नेगेटिव साइन के इंपैक्ट को हमें हटाना है, तो नेगेटिव साइन के इंपैक्ट को हटाने का बड़ा सिंपल सा एक मैथमेटिकल तरीका है हमारे पास, माइनस इंटू माइनस, और हम जानते हैं माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम इस डेविएशन को स्क्वायर कर दें, तो हम अगले कॉलम में क्या करते हैं, डेविएशन को स्क्वायर कर देते हैं, राइट। सो डी स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब ये जो डी स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ डेविएशन है बेसिकली, दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटीज। तो हमने क्या किया, डी स्क्वायर इंटू पी कर दिया, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज। सो हमें क्या कैलकुलेट करना था, एवरेज कैलकुलेट करना था, और अगर हम दोनों को ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ले रहे थे तो एवरेज हमारा 0 हो रहा था। इसीलिए हमने कहा था कि नेगेटिव साइन के इंपैक्ट को हटाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ। अब ये जो डी स्क्वायर पी है, इसका जो समेशन होगा, जो टोटल होगा, यही हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब है कि -2000 स्क्वायर हमने किया, 40 लाख आया, इसको हम इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 से, और 2000 स्क्वायर 40 लाख आया, इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 से। तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगा, जब हम इसका टोटल कर देंगे, वो टोटल वैल्यू हमारा क्या दे देगा, वो हमारा दे देगा वेरिएंस। और जब हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो दैट विल गिव अस व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज माय फॉर्मेट, जो आपको हमेशा क्या करना है, दिमाग में रखना है। सो व्हाट इज द कैश फ्लो हियर, तो आप कहते हैं सर कैश फ्लो इज ऑफ 2000, सो यहां क्या हो जाएगा, 2000 माइनस 4000, तो क्या आ गया, -2000 आ गया मेरे पास। सेकंड हमारे पास कैश फ्लो कितना है, 4000, तो कैश फ्लो इज 4000 माइनस मीन इज 4000, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। थर्ड कैश फ्लो इज 6000, तो हम कहेंगे 6000 माइनस 4000, सो हियर आवर डेविएशन इज ऑफ व्हाट, 2000। 2000 का हमारा यहां मिल गया वैल्यू। नाउ सी दिस, हमने 2000 को स्क्वायर किया तो कितना आ गया था हमारा, 60 आएगा, यानी कि 40 लाख। 0 को स्क्वायर करोगे 0 रह गया, और ये 2000 को स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 40 लाख। सो हमारे पास 40 लाख आ गया। नाउ दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी, सो 40 मल्टीप्लाइड टू 0.3 कितना हो गया, 12 लाख। एंड हियर आल्सो वी विल गेट द 12 लाख बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज सेम, 0.3 यहां भी है, 0.3 यहां भी है। तो अब हमारा ये जो टोटल होगा, ये टोटल हमें क्या दे देगा, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हुआ, मेरा वेरिएंस हुआ,
तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, हम बोलेंगे सिग्मा स्क्वायर इज बेसिकली समेशन ऑफ डी स्क्वायर इंटू पी। एंड व्हाट इज समेशन ऑफ डी स्क्वायर इंटू पी, तो आप कहते हो समेशन ऑफ डी स्क्वायर इंटू पी हियर इन दिस एग्जांपल इज 24 lakhs। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 lakhs। सिग्मा स्क्वायर मेरा कितना हो गया, 24 lakhs हो गया। यहां तक क्लियर है? नाउ इफ यू हैव द सिग्मा स्क्वायर, हेंस व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा इज बेसिकली अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। तो 24 lakhs क्या हो जाएगा, 24 lakhs अंडर रूट हो जाएगा। और जब आप इसे अंडर रूट करते हैं 24 lakhs को, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 24 lakhs under root. So this goes to 1549.19. This will be our standard deviation. This will be our standard deviation. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। सिंपल है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो टेक अप एन इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, और आपके पास शीट है क्वेश्चन का, आप उस शीट से क्या कर सकते हैं, अपने बुक से मैच करो उसको। नाउ सी दिस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें फाइंड करना है, क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों फॉर प्रोजेक्ट ए एंड बी। प्रोजेक्ट ए एंड बी के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। डेटा गिवन है आपके पास, पॉसिबल इवेंट प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी इज गिवन। ये आपका क्वेश्चन है, एक नजर देख लो। ए बी सी डी ई 8,000, 10,000, 12,000, देन वी हैव 14,000। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप तब तक सॉल्व कर लो। कर रहे होगे मेरे ख्याल से, मुझे पता है आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो, है ना। आप बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो, आपको पता है जब तक सर लिखेंगे तब तक तो हम सॉल्व भी कर देंगे। कुछ इसमें रखा नहीं है, बच्चों वाला काम है ये, है ना। इसमें रखा कब होगा, जब एनालिसिस करेंगे, है ना, आगे, राइट। अभी तो कुछ नहीं रखा। 0.50, 0.15, 0.10 सॉल्व कर लिया आपने। बताओ अब दोनों के लिए हमें क्या करना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। सारा डेटा गिवन है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा निकालना है, और कैश फ्लो गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। पहले क्या कर लेंगे, मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के बाद क्या करेंगे, डेविएशन देख लेंगे मीन से, फिर डी स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर इंटू पी कर देंगे, राइट। सो अब दोनों प्रोजेक्ट के लिए हम बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। आपने सॉल्व कर लिया होगा तो मैच कर लेना, ठीक है। नंबर 1 प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ईवीसीएफ फॉर प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए के लिए क्या कर लेते हैं, ईवीसीएफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। अलग अलग से मैं दिखा रहा हूं अभी, आप चाहो तो एक ही चार्ट में बना दो, आप चाहो तो फॉर्मूला के फॉर्म में बना दो। अलग अलग से इसलिए करो ताकि फॉर्मेट याद हो जाए और आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। सो वी हैव द कैश फ्लो, राइट, और वी हैव द प्रोबेबिलिटी एंड वी हैव द पॉसिबल इवेंट। आप लिखना चाहो पॉसिबल इवेंट को लिखो, ना लिखना चाहो मत लिखो। क्या मिल गया मुझे, ईवीसीएफ मिल गया ना। कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, ईवीसीएफ मिल जाएगा, ए बी सी डी ई। व्हाट्स द वैल्यू, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 एंड 16,000। प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.10, 0.20, 0.40, 0.20 और 16,000 का है 0.10। ठीक है, 0.10 यहां तक आ गए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, दिस इज आवर कैश फ्लो, दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी। सो 8,000 मल्टीप्लाइड टू 0.10 कितना आ गया, 800। 10,000 20, 2,000, 12,000 4, 4,800, 2,800 और ये आ जाएगा 1,600। ये आ गया।
So we got the EVCF. What is the EVCF now? So 8,200, 2,800, 2,800 plus 4,800 plus 2,800 plus 1,600. This goes to 12,000. कितना गया हमारे पास? 12,000. अब हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ, now we can go for calculation of sigma square and sigma, variance and standard deviation. So this is 12,000. क्या कहा था हमने? क्या करना है सबसे पहले? क्या करना है सबसे पहले? We have the cash flow, फिर हमें cash flow minus EVCF करना है. So that is our D. फिर क्या करना है? D square, फिर कर देना है D square into P. यही आइडिया था. Okay, now see. What is the cash flow? 8,000. First cash flow is 8,000. So 8,000. 8,000 minus 12,000. 8,000 minus 12,000. कितना आ गया? Minus 4,000. Second है 10,000. So 10,000 minus 12,000. Minus 2,000 आ गया. फिर हमारे पास क्या है? 12,000. So 12,000 minus 12,000 is equal to 0. फिर हमारे पास है 14,000. So 14,000 minus 12,000 is equal to 2,000. Then after 16,000, क्या बोलेंगे? 16,000 minus 12,000 is equal to 4,000. ठीक है, दो नेगेटिव दो पॉजिटिव. 4,000 2,000 नेगेटिव, 2,000 4,000 पॉजिटिव. आप समझ रहे हो स्क्वायर क्यों करेंगे? अगर स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर देगा? ये सेट ऑफ कर देगा और हमारा एवरेज ही 0 आ जाएगा, है ना. फिर हमारा काम नहीं होगा. इसीलिए हमने क्या कहा? स्क्वायर कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो 4,000, तो 4,000 को हम स्क्वायर करेंगे तो 16 पे 4 जीरो आ जाएगा, 6 जीरो आ जाएगा. तो कितना हो गया ये? 16 lakhs. 1 crore 60 lakhs. 6 जीरो आएगा ना. 1 crore 60 lakhs. और ये कितना आ रहा था? 40 lakhs. ठीक है. लाइकवाइज ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कितना आ गया? 40 lakhs. और ये आ जाएगा 1 crore 60 lakhs. वन करोड़ 60 lakhs. अब इसको क्या करना है? हमें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है. सो वन करोड़ 16 lakhs हो जाएगा. 40 lakhs का इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20. 4 है तो 8 हो गया. 8 lakhs. And 16 lakhs. 0.20 and 0.10. 16 lakhs. है ना. 1,60,000 का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.10. 16 lakhs. 40 lakhs का 0.20. 8 lakhs. Done. So this is our, so now we can get our sigma square. Summation of what? D square into P. कितना आ रहा है देखो? 16 लाख, 8 लाख, 24 लाख, 8 लाख, 32 लाख, 16 लाख, कितना? 48 lakhs. So 48 lakhs is our sigma square. तो हमने क्या कहा? Sigma square variance is equal to 48 lakhs. So standard deviation, that is sigma, is equal to under root 48 lakhs is equal to 2190.89 is our answer. 2190.89 is our answer. So 2190.89 is our answer. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? This is for project A, है ना.
2190.89 या 89 है तो उसको आप 2190.9 कर दो और 2190.9 कर दो, एक ही बात है, राइट. सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन. लाइकवाइज वी कैन कैलकुलेट फॉर प्रोजेक्ट बी एज वेल, राइट. प्रोजेक्ट बी में हम क्या कर सकते हैं, सेम पैटर्न यूज कर सकते हैं. क्या कहा हमने, इसका भी देखो. वी हैव द प्रोजेक्ट बी. पहले हमने क्या कर लिया, कैलकुलेशन ऑफ ईवीसीएफ, कैलकुलेशन ऑफ expected value. So what is the cash flow? Here cash flow is different. 24,000 is the cash flow. So cash flow probability EBCF, cash flow is 24,000, 0.10. ये कितना हो जाएगा, 2400, right? Next आ जाओ, 20,000. 0.15 is 3,000. Next आ जाओ, 16,000. 50 is 8,000. 12,000. 15. This gives us 1,800. 8,000. 10 is 800. So what is my EVCF here? तो हम क्या बोल देंगे, 2400 plus 3000 plus 8000 plus 1800 plus 800. This gives us 16,000. तो 16,000 हमारा क्या हो गया, that's my EVCF. So we will go for the, और हम क्या कर देंगे अब, फिर से देखो क्या बोला था, कैश flow minus EVCF is our D, then we will go for D square into P. That is the idea. So 16,000 हो गया ये मेरा, इधर आ गया 24,000. तो बताओ 24,000 माइनस 16,000 कितना आ गया, 8,000 पॉजिटिव. फिर हमारे पास है 20,000 माइनस 16,000 यानी कि 4,000 पॉजिटिव. फिर आ गया मेरा 16,000 माइनस 16,000 जीरो. फिर आ गया 12,000 माइनस 16,000 माइनस 4,000. फिर आ गया 8,000 माइनस 16,000 माइनस 8,000. स्क्वायर करना जरूरी है, स्क्वायर कर देते हैं हम इसको. अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 8,000 तो 60 हो गया, 6 करोड़ 40 लाख. और ये हो गया 1 करोड़ 60 लाख. ठीक है, लाइकवाइज ये हो जाएगा 1 करोड़ 60 लाख और ये हो जाएगा 6 करोड़ 40 लाख. करेक्ट, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी. तो 6 करोड़ 40 लाख मल्टीप्लाई 2.10 gives you 6 लाख 64 लाख हो जाएगा ना, करेक्ट. 64 लाख, 1 करोड़ 60 लाख का कितना, 0.15. This will give you 24 lakhs. 24 lakhs and 64 lakhs. So what is your D square into P? 64 plus 24, 88. One crore 76 lakhs. 1 crore 76 lakhs. So sigma square is equal to 1 crore 76 lakhs. So sigma is equal to under root 1 crore 76 lakhs is equal to, ये आपका 4195.23. 24 कर दो, ठीक है. दिस इज माई सिग्मा. सेम आया होगा आपका, चेक कर लो. ठीक है. सो दिस इज हाउ you calculate
the variance and the standard deviation. Process is very simple. Variance and standard deviation ये दोनों ही बेसिकली रिस्क मेजरमेंट का बहुत अच्छा टूल है. वेरियंस इज सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है. व्हाट वी डू इन दिस केस टू फाइंड आउट द सिग्मा स्क्वायर, हमने क्या कहा कि सी एफ माइनस ई वी सी एफ को स्क्वायर किया और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, है ना. तो मैं कंक्लूड करता हूं और मैं अब आपको फॉर्मूला देता हूं. हम क्या करेंगे, एक नोटबॉक्स बनाते हैं और एक फॉर्मूला देख लो आप. क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है आपका, ध्यान दो. नोट वेरियंस डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर. ठीक है. सीओ टेबल. व्हाट इज योर फॉर्मूला? यू हैव सीन that you have calculated the cash flow minus EVCF or ENCF. You have calculated cash flow minus EVCF and you have squared this value and then you multiplied it with the P, the probability, and then you found the summation of this. So this is your sigma square. Yes or no? ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, सिग्मा स्क्वायर का. CF minus EVCF squared multiplied to probability. Now as far as sigma is concerned, आप कहते हैं अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर. सो इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ CF माइनस EVCF स्क्वायर मल्टीप्लाइड टू P. ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया. तो अगर आप पैटर्न दिमाग में रखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं होती है. हमें क्या करना है, जो कैश फ्लो गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसके आधार पर वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो. फिर हम कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकाल लेते हैं. इससे हमें वेरिएशन पता चलता है कि एवरेज से कैश फ्लो कितना ऊपर नीचे है. लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव आते हैं, कुछ नेगेटिव आते हैं. अगर हमने डायरेक्ट उसका एवरेज निकाला तो उस कंडीशन में हम, क्योंकि हमें टोटल का एवरेज निकालना होता है, इन टोटल वी हैव टू फाइंड द एवरेज. तो जो हम रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं वो एवरेज के टर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं. सिग्मा स्क्वायर वेरियंस जो है वो एवरेज है एक तरह से. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हमने कहा सर कुछ वैल्यू पॉजिटिव जाते हैं, कुछ वैल्यू नेगेटिव जाते हैं, दे विल सेट ऑफ ईच अदर. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट, वी सिंपली स्क्वायर इट, ताकि नेगेटिव इफेक्ट को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके. एंड देन वी मल्टीप्लाई दैट विद द प्रोबेबिलिटी, वी गेट द वेरियंस, एंड वंस वी अंडर रूट द वेरियंस वी गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो दिस वाज योर वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. As far as coefficient of variation, that's the last technique in the statistical method. Statistical variation is concerned, the standard deviation won't be effective when it comes to evaluate multiple projects at once, because multiple projects may have different cash flow. So for that purpose we have something called as coefficient of variation, जो हम अगली क्लास में करेंगे. और अगली क्लास में coefficient of variation करने के बाद we will move to the other techniques, right? और other techniques को हम start कर पाएंगे. So in next class we will be covering coefficient of variation and other techniques. In this class we will stop here. Question sheets are there with you. उन questions को practice करना. Some additional sheets will be uploaded as well. तो उन sheets को भी क्या करते जाना है, आपको कवर करते हुए जाना है, कुछ भी रखना मत बाद के लिए. जैसे जैसे टॉपिक बढ़ रहा है, now you will be able to attempt the past year questions. जो past year questions मैं क्लास में भी कराऊंगा, and whenever I provide some sheet, उसको definitely क्या कर लेना है, attempt कर लेना है एक बार कि solve हो जाए आपसे. कहीं कोई difficulty आए, I'm always available. Let me know. Right? Keep working hard. Keep shining. See you in next class. Thank you. Bye bye. Take care.